हेलो, इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि वेक्टर्स की एडिशन देखा था सबसे पहले यूजिंग ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। फिर उसके बाद किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को। फिर वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे करते हैं, हमने पूरा एक क्यूब बना के देखा था डायग्राम का। उसके बाद वेक्टर का मॉड वगैरह निकालना सीखा, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन कोसाइन और रेशियोज वाली देखी थी। उसके बाद हमने देखा लास्ट में कि अगर दो पॉइंट दिए हों तो उनको जोड़ने वाला जो वेक्टर होगा कैसे निकालेंगे। एक के कोऑर्डिनेट्स में से दूसरे के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देते हैं तो वैसे आ जाता है। आज पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, जो शुरू करेंगे वो है सेक्शन फॉर्मूला। जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइंस के लिए पढ़ा था कि मान लीजिए एक एक लाइन है ए बी और उस पर लेट से एक पॉइंट आता है पी जो कि इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, इस वाले केस को खासकर बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इसमें आपको याद होगा कि इसमें इंटरनल डिवीजन क्या है, जो पी पॉइंट है इसको ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए पी अपॉन पी बी का जो रेशियो है वो दिया हुआ है आपको m/n। और यदि इस केस में इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 दिए होते थे तो आप जानते थे कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। p के कोऑर्डिनेट्स हो जाते थे, p का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m/x2 प्लस n/x1 अपॉन m+n। सिमिलरली p का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m/y2 प्लस n/y1 अपॉन m+n। तो ये रहता था हमारा इंटरनल डिवीजन। उसी तरीके से एक्सटर्नल डिवीजन भी हमने पढ़ा था। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या रहेगा कि आपका जो p पॉइंट है वो लाइन पे नहीं आएगा, लाइन के आगे आएगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। कहने का मतलब है, यदि मान लीजिए कोई लाइन है ए बी और एक p पॉइंट है जो एक्सटर्नली है, मतलब जो ए बी के एक्सटर्नल है, मतलब ए बी के बाहर है, और यदि मान लो वो ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, इसका मतलब क्या है, वो p पॉइंट कहीं बाहर होगा। मान लो ये कहीं p पॉइंट है तो यहाँ पे जो m वाला पार्ट है वो ये होगा, AP ये m होगा और BP ये हमारा n होगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, कंडीशन तो वही है, AP अपॉन BP इज इक्वल टू m/n। तो जो कंडीशन पहले थी वही कंडीशन अभी है, अगर आप इसमें देखो रेशियो वाइज देखो तो। परंतु यहाँ पे जो पॉइंट P है वो कहाँ है, एक्सटर्नली है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। इस केस में कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम, इस केस में जो P का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, mx2 माइनस nx1। P का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m/x2 माइनस n/x1 अपॉन m-n। इस तरीके से आप y कोऑर्डिनेट भी लिख लोगे। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m/y2 माइनस n/y1 अपॉन m-n। तो ये अंतर है इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में। और यदि मान लो इंटरनल डिवीजन के केस में वो मिड पॉइंट हो जाए P, तो क्या हो जाता है, m और n बराबर हो जाते हैं। m और n बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका m कॉमन लेके काट दोगे आप, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो वो याद है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये तीनों ही चीजें हमें लाइन के केस में अच्छे से याद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में याद है। तो अब इनको हमें वेक्टर्स में समझना है कैसे आएगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो वेक्टर्स वाले फॉर्मूले भी आप बिल्कुल सिमिलर निकल के आएंगे। तो देखते हैं आप वेक्टर में कैसे करेंगे इसको, डिवीजन को, इंटरनल डिवीजन को और एक्सटर्नल डिवीजन को और मिड पॉइंट को। सो वेक्टर्स के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं केस 1 यानी कि इंटरनल डिवीजन। सो इस केस में कुछ ऐसा डायग्राम बना सकते हैं हम कि मान लो ये ओरिजिन है आपका और एक लाइन है कुछ इस तरह की, ठीक है, ये आपकी लाइन है P और Q। इस लाइन पे एक पॉइंट आता है R और दिया हुआ है कि ये R इस PQ को m/n में डिवाइड करता है। कहने का मतलब एक्चुअली PQ एक वेक्टर है, PQ पे आप वेक्टर बना दिए, Q पे उसका हेड रहेगा, R एक पॉइंट है जो इसको इस तरह डिवाइड कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कंडीशन लिखूंगा तो ये होगा कि PR वेक्टर अपॉन RQ वेक्टर इज इक्वल टू होगा m/n। PR वेक्टर कैसा होगा, P से लेकर R की तरफ, RQ वेक्टर कैसा होगा, R से लेकर Q की तरफ, दोनों का रेशियो क्या है, m/n। मैं कर सकता हूँ वेक्टर को डिवाइड, क्यों नहीं कर सकता, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों की सेम ही है, तो केवल मैग्नीट्यूड तो डिवाइड किया है मैंने, मैग्नीट्यूड क्या है, m/n है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ। तो ये मुझे निकालना है कि यदि ये कंडीशन है तो बताओ R जो पॉइंट है वो क्या होगा। तो R पॉइंट के मेरे को पोजीशन वेक्टर मुझे बताना है, तो मैं सबके पोजीशन वेक्टर लिख लेता हूँ। पहले मान लेते हैं कि इस P का पोजीशन वेक्टर कुछ ये है, बेसिकली OP हो जाएगा इसका वेक्टर, उसको लिखूंगा मैं A वेक्टर लिख लेते हैं इसको, लेट से Q को जोड़ देते हैं O से, तो Q का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा मेरे पास, लेट से ये वेक्टर है हमारा B वेक्टर, और R को भी जोड़ देते हैं O से, ये आ जाएगा, लेट से इसको बोलते हैं हमारे R वेक्टर। तो बेसिकली हमें R वेक्टर निकालना है, तो काफी आसान है। मान लेते हैं हमारी जो कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन, इसको हम बाद में यूज करेंगे। पहले हम और देख लेते हैं। आप देखिए इन ट्राइंगल OPR,
ट्राइंगल ओपीआर में देखिए, ट्राइंगल लगाता हूं मैं आपको यहाँ पे, इस ओ आर पी आर को ऐसे लिख लेते हैं, इस तरह पी आर बना लेते हैं। ए वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर बराबर होगा आर वेक्टर, ट्राइंगल लॉ से होगा ऐसा, ए वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर होगा। सो इसके पी आर वेक्टर क्या आ जाएगा, पी आर वेक्टर आ जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मैं पी आर क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि पी आर मुझे फर्स्ट इक्वेशन में जरूरत है। फिर देखते हैं इन ट्राइंगल ओ क्यू आर में, आप देखिए आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो आर क्यू वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो ये पी आर आ गया और आर क्यू आ गया मेरे पास, इसको मैं पहली इक्वेशन में अब रख दूंगा, यानी पी आर वेक्टर बराबर है हमारे पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन जो आर क्यू वेक्टर है वो बराबर है बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू एम अपॉन एन। एम और एन से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा एन टाइम्स आर वेक्टर माइनस एन टाइम्स ए वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स बी वेक्टर माइनस एम टाइम्स आर वेक्टर। आर वाली दोनों चीजों को आप एक तरफ ले आइए, ये बन जाएगा एम टाइम्स आर वेक्टर प्लस एन टाइम्स आर वेक्टर, इस साइड आ जाएगा एम टाइम्स बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स ए वेक्टर। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर कॉमन है, तो हम जो प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने उसके हिसाब से लिख लेंगे, तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके हिसाब से लिख लेंगे कि आर वेक्टर मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा एम प्लस एन, इधर आ जाएगा एम टाइम्स बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स ए वेक्टर। यानी जो आर वेक्टर होगा, यानी जो आर पॉइंट था उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे एम टाइम्स बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये वैसा ही लाइन की तरह सेक्शन फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ बी वेक्टर कौन सा था, बी एक्चुअली जो आपका जो दूसरा वाला एंड पॉइंट था उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ए आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है, और एम इज टू एन का रेशियो था। तो इंटरनल डिवीजन के केस में आप इस तरह से वो आर का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। यानी अगर आपको लाइन वाला फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही आसान है। यानी आर क्या है एक्चुअली, आर जो है आर है एक्चुअली ओ आर वेक्टर, वो आप ये लिख देंगे। सो अब केस देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का, केस 2 एक्सटर्नल डिवीजन। इसमें देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है, क्या ये वैसा ही बनेगा जैसा इसमें बना है लाइन के केस में। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ कि मान लो वो एक पी और क्यू मैंने पॉइंट्स ले लिए, और इस केस में मैं आर लूंगा, मैं इसके आगे लूंगा, एक्सटर्नली लूंगा। मान लो ये मेरा आर पॉइंट है और आपको दिया हुआ है कि ये एम है, एक्चुअली बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं होगा इसकी लेंथ एम हो गई, रेशियो एम है, और जो क्यू आर है ये एन है लिखा है, हालांकि मैंने जरूर है इसको पूरा नापते हुए, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि क्यू आर की वैल्यू एन हो गई। क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, एन इंटू एक्स, और पी आर की वैल्यू क्या होगी, एम इंटू एक्स। बेसिकली जो रेशियो आप काटते हो ना वो वाला एक्स आपको लिखना पड़ेगा जब आप सही में लिखोगे। और मान लेते हैं कि ओरिजिन कहीं पे यहीं पे है कहीं, तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मेरा ओपी वेक्टर हो गया, इसको मैं बोलूंगा ए वेक्टर, और ये ओ क्यू वेक्टर हो गया, ये इस केस में हो जाएगा आपका बी वेक्टर, और जो आर पॉइंट है वो इधर है, तो ये हो जाएगा एक्चुअली आर वेक्टर। तो हमें आर वेक्टर निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और एम और एन। सो वेक्टर्स की फॉर्म लगा लेते हैं सारी, तो ये हमने वेक्टर्स लगा दिए। और जो चीजें जरूरत होंगी वो होंगी, पी क्यू वेक्टर की जरूरत होगी हमको, पी क्यू पे वेक्टर बना देते हैं, और हमें क्यू आर वेक्टर की जरूरत भी होगी, क्यू आर पे वेक्टर बना देते हैं। तो अब मैं ट्राइंगल्स लॉ लगाना स्टार्ट करता हूँ, और उससे पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन यहाँ पे क्या है, कंडीशन है पी आर वेक्टर अपॉन क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू एम अपॉन एन। ध्यान रहे पिछली बार क्या थी कंडीशन, पिछली बार कंडीशन थी आर क्यू, पिछली बार जो नीचे वाला जो वेक्टर था वो था आर क्यू, बिकॉज आर पॉइंट बीच में आ रहा था तो वो वेक्टर बन रहा था आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है क्यू आर, ठीक है, क्योंकि आर बाद में आ रहा है। सो इसी हिसाब से कंडीशन लगानी पड़ेगी, और ये पहली इक्वेशन ले लेते हैं लेट से, और अब ट्राइंगल लगाते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी आर पे इक्वेशन लगाते हैं। ओ पी आर मतलब सबसे बड़ा ट्राइंगल जो है, उसमें आप देखेंगे ए वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। और दूसरी चीज चाहिए मेरे को, जिसमें चाहिए मेरे को क्यू आर वेक्टर। मुझे क्यू आर वेक्टर चाहिए तो मैं ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर। ओ क्यू आर में आप देखेंगे बी वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, यानी इसमें क्यू आर वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी आर माइनस बी। पी आर और क्यू आर की वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगा फर्स्ट में, तो इक्वेशन बन जाएगी देयरफॉर पी आर क्या आएगा, पी आर आएगा आर माइनस ए अपॉन क्यू आर क्या आएगा आर माइनस बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके मैंने ये निकाल लिया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, फिर देखते हैं क्या आता है। तो आर माइनस ए अपॉन आर माइनस बी वेक्टर की फॉर्म में इक्वल टू एम अपॉन एन, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा एन टाइम्स आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर
इज इक्वल टू एम टाइम्स आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, एन टाइम्स आर वेक्टर माइनस एन टाइम्स ए वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स आर वेक्टर माइनस एम टाइम्स बी वेक्टर। आर वेक्टर वाली चीजों को आप एक तरफ ले आइए, तो यहाँ बन जाएगा एम टाइम्स आर वेक्टर माइनस एन टाइम्स आर वेक्टर, बाकी चीजों को उधर ले जाइए, एम टाइम्स बी वेक्टर माइनस एन टाइम्स ए वेक्टर। आर वेक्टर वाली साइड में जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक ब्रैकेट में कॉमन ले लीजिए, यानी एम माइनस एन इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स बी वेक्टर माइनस एन टाइम्स ए वेक्टर, यानी आर वेक्टर बराबर आ जाएगा आपके पास एम टाइम्स बी वेक्टर माइनस एन टाइम्स ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। तो ये सेम वैसा ही है जैसा हमने लाइन के केस में देखा था एक्सटर्नल डिवीजन में, ठीक है, एम इंटू एक्स टू माइनस एन टू वाई एक्स वन अपॉन एम माइनस एन। और ध्यान रहे यहाँ पे जो आर पोजीशन कोऑर्डिनेट किसका है, जो पॉइंट एक्सटर्नली है, बाहर की तरफ है, तो डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी है यहाँ पे। तो ये हो जाता है। और मिड पॉइंट फॉर्मुला के लिए तो हम जानते ही हैं, मिड पॉइंट के लिए क्या होगा, मिड पॉइंट के लिए कंडीशन बहुत सिंपल है, जब एम और एन आपके बराबर हो जाएंगे। मिड पॉइंट कब आता है, इंटरनल डिवीजन में आता है। मिड पॉइंट में केस में क्या होगा, आर वेक्टर बराबर हो जाएगा, एम और एन बराबर हो जाएंगे ना, तो उस केस में हो जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाय 2। अगर मिड पॉइंट केस में होगा तो एक्चुअली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर वैसे लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। वो इंटरनल डिवीजन का पार्ट एक्चुअली है, यहाँ लिख रहा हूँ, पर ये पार्ट इसका है इंटरनल डिवीजन का। फाइंड दी पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vectors are I cap plus 2 j cap minus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 2:1। पहले केस में जब इंटरनल डिवीजन हो, इंटरनली हो, सेकंड केस में एक्सटर्नली यानी एक्सटर्नल डिवीजन हो। तो दो पॉइंट है पी और क्यू जिनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं आपको, आई प्लस 2j माइनस के और माइनस आई प्लस जे प्लस के। एक तीसरा पॉइंट आर इनको डिवाइड करता है 2:1 में। यदि इंटरनल डिवाइड करता है तो क्या पोजीशन वेक्टर होगा, और एक्सटर्नल डिवाइड करता है तो क्या पोजीशन वेक्टर होगा, दोनों केस में अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है पी का जो रिस्पेक्टिवली दिया हुआ मतलब है कि पी का होगा ये और क्यू का होगा ये क्यू का है और ये पी का है। तो पी वाले को मान लेते हैं ए वेक्टर आई प्लस 2j माइनस के, और जो बी वाले को मान लेते हैं माइनस आई प्लस जे प्लस के, और m की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 1। अपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसके से मैप करते हुए हमने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। तो इंटरनल डिवीजन के केस में क्या होगा, आर वेक्टर बराबर जो पॉइंट होगा आर जो डिवाइड कर रहा होगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर होता है। आर वेक्टर बराबर m टाइम्स बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। इंटरनल के केस में बता रहा हूं मैं फर्स्ट पार्ट। तो क्या हो जाएगा, ये m क्या है 2 टाइम्स b क्या हो जाएगा माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस n टाइम्स ए वेक्टर, n क्या है 1 है, यानी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वही रहेगा, प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन m प्लस n यानी कि 3। तो आप देखेंगे कुल मिला के क्या बनेगा, आई कैप माइनस 2 आई कैप यानी माइनस आई कैप, माइनस आई कैप 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप 4 जे कैप, और 2 और माइनस 1 यानी 1, यानी क्या आया -1 4 और 1। ये आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप अपॉन 3, ये आंसर है। चाहो तो आप 3 को हर किसी के साथ रख सकते हो, यानी -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3, ऐसे भी लिख सकते हो आप। सो ये हमारा आंसर हो गया। और एक्सटर्नल केस में हम जानते हैं कैसे निकालना है हमें। एक्सटर्नल केस में आर वेक्टर हो जाएगा m टाइम्स बी वेक्टर माइनस n टाइम्स ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। लिख लोगे आसानी से, m माइनस n की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, यानी कुल मिला के ऊपर बचेगा जो बचेगा, यानी 2 टाइम्स जो था b वेक्टर माइनस 1 टाइम्स a वेक्टर, और नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी ये आंसर आएगा आपका। और यहाँ पे b और a की वैल्यू निकाल लेंगे आप और आंसर निकाल लेंगे इस तरह। मैं एक्चुअली इसको चाहता हूँ कि आपको रियलाइज करना कि आप एक डिपेंडेंस देखें मैथ में, कि मेरे को अगर वेक्टर्स नहीं भी आता हो ना तब भी मैं इस सवाल कर सकता हूँ, मुझे फॉर्मूला नहीं आता हो तब भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है p का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये ऑल्टरनेट मेथड है। p का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है मेरे को 1 2 -1, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1 2 -1 कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके। q का वेक्टर क्या है पोजीशन वेक्टर माइनस हाई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -1 1 1, यही तो होता है पोजीशन वेक्टर से। अब तुम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर लो। एक यहाँ पे r पॉइंट है जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा 2 × -1 प्लस 1 ×
1/3, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा आर का, आर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 इंटू -1 यानी -2 प्लस 1 इंटू 1/3 यानी -1/3, यही तो है। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 अपॉन 2 प्लस 1 3 यानी 4/3, 4/3 तो है इसका ये। यानी आप बेसिकली कोऑर्डिनेट्स निकाल लो उसके, पोजीशन वेक्टर आपको वैसे ही पता लग जाएगा, ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर। कैसे निकालोगे एक्चुअली, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0,0, तो आपका पोजीशन वेक्टर एक्चुअली वही होगा जो ओआर वेक्टर होगा। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स निकालना आपको आता ही है, एक के कोऑर्डिनेट्स में से दूसरे कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, क्योंकि दूसरा कोऑर्डिनेट 0,0,0 है, यानी वही हो जाएगा पोजीशन वेक्टर जो आपके उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। यानी तीसरा निकालोगे आप 2 इंटू 1 प्लस -1/3 यानी 1/3, जो कि आपका, यानी चाहो तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पॉइंट्स निकाल लो सेक्शन फॉर्मूला से और इसको पोजीशन वेक्टर में वापस से चेंज कर दो, वो भी आपका सवाल भी गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको जो सवाल करने को आ रहा है आपको आंसर निकालना है। आपसे ये तो ना पूछा जा रहा है कि वो वेक्टर का सवाल है या फिर सवाल में कोई लिख के सुना आता है कि आपको वेक्टर से करना है या किसी चीज से करना है, कैसे भी कर सकते हो आप, जो मेथड आपको मन में सबसे पहले दिमाग में आए। ठीक है, तो ये है। ऐसे ही आप एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी कर सकते हो, एक्सटर्नल डिवीजन में ऐसे निकाल लो। सही है, अल्टरनेट मेथड डिस्कस करना चाह रहा था। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, आपसे पूछा जा रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर्स। ए के पोजीशन वेक्टर आपको दिए हुए हैं, ए वेक्टर बराबर 3i - 4j - 4k, बी के पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आपको 2i - j + k, एंड सी का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है i - 3j - 5k रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है ए का पहला वाला है, बी का दूसरा वाला है, सी का तीसरा वाला है। फॉर्म दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कोई भी ट्राइंगल होगा, मान लो जैसा भी कोई ट्राइंगल है 3D में, हमें पता नहीं इसमें कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, हमें ये तो ना पता इसमें कौन सा क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें ये तो ना पता है सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तभी तो हम एबीसी लिखेंगे, नाम लिख ही नहीं सकते इस केस में। पर हमें ये पता है कि ऑरिजिन से एक को जोड़ेंगे तो ये कुछ आएगा, ऑरिजिन से दूसरे को जोड़ेंगे तो तीसरे को जोड़ेंगे, तो ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं मेरे को। ठीक है, ये कोई एबी वेक्टर नहीं है, एबी वेक्टर, बीसी वेक्टर, सीए वेक्टर है, जो ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं ना, ये वो वेक्टर नहीं है। ये वो वेक्टर है कि जो ऑरिजिन को ए से जोड़ा जाएगा तो वो वाला वेक्टर, ऑरिजिन को बी से जोड़ा जाएगा तो वो वाला वेक्टर, ऑरिजिन को सी से जोड़ा जाएगा तो वो वाला वेक्टर। तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, तो बेसिकली एक तरह से पॉइंट दे दिया आपको। ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3, -4, -4, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -1, 1 और सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, -3, -3। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से करना है तो तीनों पॉइंट से आपको कोऑर्डिनेट पता लग गए। फिर आप क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकाल लोगे, फिर बी सी निकाल लोगे, ए सी निकाल लोगे। फिर आपको अंदाजे से देखना पड़ेगा, किसी भी दो का स्क्वायर तीसरे के बराबर आ रहा होगा तो पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो जाएगा कि राइट एंगल है। और ये कैसे पता लगाओगे कि कौन सा एंगल राइट एंगल है, जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट वाला। मान लो बीसी सबसे बड़ी साइड है, कौन सा एंगल राइट एंगल होगा, ए राइट एंगल होगा। जो हाइपोटेनस की सबसे बड़ी साइड होती है उसमें 2 पॉइंट तो आ ही जाएंगे, तीसरा बचा पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। यदि मान लो एसी सबसे बड़ी साइड है, तीसरा पॉइंट कौन सा बचा, बी, तो बी राइट एंगल होगा, तो क्योंकि राइट एंगल किसके बगल में आता है, हाइपोटेनस के अपोजिट में आता है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा, और तीसरी साइड में जो पॉइंट नहीं आएगा उसके अपोजिट वाला एंगल राइट एंगल होगा। एक तो ये तरीका है अगर आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखना चाहते हो। तो अगर इसको वेक्टर से देखें तो कैसे करेंगे, पहले इसमें एबी वेक्टर निकालेंगे। एबी वेक्टर कैसे निकालते हैं, अब वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से निकाल लेंगे, 2 पॉइंट तो पता ही है हमें। ऐसे बीसी वेक्टर निकालेंगे, ऐसे सीए वेक्टर निकालेंगे, फिर तीनों वेक्टर का मॉड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। फिर वही देखना पड़ेगा किसी भी दो का स्क्वायर तीसरे के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, ये तरीका है। और आगे आप सीखोगे जब आप डॉट प्रोडक्ट सीख जाओगे, शायद आपको आता भी होगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0। यानी दो वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। हालांकि उस कंडीशन से भी कर सकते हैं पर वो आपने पढ़ा नहीं है अभी, तो विल कीप द डिस्कशन वेरी बेसिक एज ऑफ नाउ। तो हम वैसे ही करेंगे, या तो वेक्टर्स निकाल के मैग्नीट्यूड निकालो या फिर पॉइंट्स पता है चीज से आप निकाल लो, और किसी भी दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा, और सबसे बड़ी वाली साइड के अपोजिट वाला एंगल राइट एंगल। ठीक है, तो आई विल लीव दिस ऑन यू टू डू एट होम। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट और बेसिकली वेक्टर्स का प्रोजेक्शन वगैरह निकालना सीखेंगे। थैंक यू।